हाँ, आपने दोनों फेज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि मैग्ना कार्टा से लेकर के हाँ, 1919 फिर 1935 28, 35। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यस का यस बनना। यस। हाँ, तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गया और अब कहा गया कि अब हम जो है अपना संविधान नया बनाएंगे। संविधान बनाएंगे, हाँ तो उसके बाद किस तरह से ये इवॉल्व हुआ, क्या क्या बहसें हुई, हाँ। वो थोड़ा अगर ब्रीफली बता बता सकें। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे एक प्रक्रिया चली भारत के संविधान निर्मित की। ब्रिटेन में उसको स्वीकार किया और फिर भारत में वो लागू हो गया। फिर यहाँ पर इलेक्शन के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाने लगे और रियलाइजेशन होने लगा कि नहीं, भारत का स्वतंत्र संविधान होना चाहिए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस स्थिति में भी नहीं थी दूसरे महायुद्ध के बाद कि वो जहाँ जहाँ उसका शासन था वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से शासन कर सके। तो उनको स्वतंत्र करने की प्रक्रिया चल रही थी, तो भारत को भी स्वतंत्र करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो 1946 में संविधान भारत का बनना चाहिए स्वतंत्र रूप से, भारत के लोगों के माध्यम से बनना चाहिए। ये विचार जो है स्वीकृत हुआ, वो प्रक्रिया प्रारंभ हुई और वो करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में आया और उसने शर्तें बनाई कि आप सर्वसहमति से अपना संविधान बनाएंगे। तो संविधान सभा में कौन लोग रहेंगे? तो उस समय जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, तो प्रांतीय विधानसभा के लोग एक देश में संविधान सभा के लिए लोक प्रतिनिधि चुनेंगे, रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, जिनको कहा जाएगा मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा के सदस्य, ऐसा कहा जाएगा। तो वो जैसे आज की तारीख में राज्यसभा के लिए लोग हम चुनते हैं, वैसी ही वो प्रक्रिया थी। मतलब संविधान सभा में बैठने वाले जो सदस्य थे वो लोक प्रतिनिधियों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे। जो प्रांतीय मंत्रिमंडल विधानसभा में जो लोग प्रतिनिधि चुने गए थे प्रत्यक्ष लोगों द्वारा, उन्होंने अपने अपने अनुपात में, संख्या अनुपात में, उस राज्य में जितनी विधायकों की संख्या है उतने अनुपात में उन्होंने प्रतिनिधि संविधान बनाने के लिए चुन के भेजे। दिल्ली में एक जो अभी जिसको हम ये कहते हैं पार्लियामेंट है, दिल्ली की संसद, उस भवन में उनकी सभा होगी, वहाँ वो चर्चा करेंगे, वहाँ संविधान बनाएंगे और आगे इसी भवन को जो है देश की संसद कहा जाएगा, वहाँ से ये सब चलेगा। चल भी रहा था, इंतरिम गवर्नमेंट चल रही थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो इंतरिम था, मतलब एक मध्यकालीन जो व्यवस्था थी कि एक पूर्ण रूप स्वतंत्र भारत का संविधान बनना बाकी था। तो नेहरू जी जो मंत्रिमंडल चला रहे थे, जो सरकार चला रहे थे, उसको कहते थे इंटरिम गवर्नमेंट। तो वो एक काम चलाऊ सरकार थी, तो वो सरकार यहीं से काम कर रही थी पार्लियामेंट से, फिर वहीं पे नया संविधान और नई पार्लियामेंट वहाँ से शुरू होनी थी। उसके लिए इलेक्शंस हुए और इलेक्शन में अब 3 लोग मैदान में थे। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक मुस्लिम लीग और एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये 3 पॉलिटिकल फोर्सेस थे। जितने भी राजे रजवाड़े वगैरह थे वो सब कांग्रेस के साथ बाय एंड लार्ज हो गए थे। तो उनका अपना प्रभाव क्षेत्र था। तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी होने के नाते जमींदार पैसे वाले लोग पार्टी में आ जाए तो पार्टी को फायदा ही था। उनके साथ साथ जनमत भी उनका होगा, रिसोर्सेस पैसे भी पार्टी के हो जाएंगे, तो पार्टी को कोई नुकसान उसमें था नहीं। लेकिन भारी मात्रा में मुस्लिम लीग के लोग भी चुन के आए इलेक्शन में, ओपन इलेक्शन लड़ करके। ठीक है, उनके लिए अलग से व्यवस्था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी कि वो उनको मेजॉरिटी के सामने दबा करके उनका कोई चुन के ना आया, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज उनके लिए सिक्योर कर दी थी। तो वहाँ से उनको लड़ना था जहाँ उनकी पॉपुलेशन थी माइनॉरिटी की। शेड्यूल कास्ट की जिधर को ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो उसको शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी घोषित करके वहाँ से, लेकिन कंपटीशन तीनों के बीच में बरकरार थी। शेड्यूल कास्ट के लिए भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उसके लिए कांग्रेस का भी कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट था, मुस्लिम लीग ने भी शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट वहाँ से दे रखा था। क्यों? वो इक्वल पैरामीटर पे, इक्वालिटी के आधार पर वो लड़त थी
जंग थी, एक डेमोक्रेटिक जंग थी। ये कैसे हुआ? इसका कारण जो दूसरी गोलमेज परिषद थी 1932 की, वहाँ जब कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ तो उसमें ये कहा गया था कि माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको स्वतंत्र मतदार उनका संघ होगा, मतलब स्वतंत्र उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, चुनाव क्षेत्र होगा, और वो माइनॉरिटी के लोगों को चुनने के लिए केवल माइनॉरिटी के लोग ही वोट करेंगे। मेजॉरिटी के लोग वोटों से माइनॉरिटी का आदमी नहीं चुना जाएगा, माइनॉरिटी के वोटों से ही माइनॉरिटी का आदमी चुना जाएगा। ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो निर्णय हुआ, जिसे कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ, वो ये था। लेकिन इसको कांग्रेस के माध्यम से गांधी जी ने चैलेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि ये कम्युनल अवार्ड हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इसमें भारतीय हिंदू समाज का विभाजन हो रहा है, क्योंकि मुसलमानों के साथ साथ शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी माइनॉरिटी का दर्जा मिल गया था और उनके भी प्रतिनिधि फिर अलग से चुने जाएंगे, तो ये हिंदू समाज का विभाजन है, ऐसा आर्गूमेंट करके उसका उन्होंने विरोध किया। गांधी जी अनशन पे बैठे। देखो, संविधान निर्मित की प्रोसेस में ये सब चला। तो गांधी जी अनशन पे बैठे और वो लंबा डिबेट डिस्कशन पब्लिक में चला। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। वहां तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो सिग्नेचर करके आ गए उसी निर्णय पे, जो निर्णय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जाहिर किया। क्यों? वहां तो धरना प्रदर्शन, रास्ता रोको नहीं कर सकते थे, सत्याग्रह नहीं कर सकते थे इंग्लैंड में। वहां खत्म करके भारत में, और भारत में आके लोगों को उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा निर्णय कर लिया, वहां तो मैं मजबूर था, मैंने वहां साइन कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि वैसा ना हो। मतलब शेड्यूल कास्ट को अलग से प्रतिनिधित्व ना मिले, उनका ड्वेल वोट पावर, कि वो एक जनरल कैंडिडेट को भी वोट करेंगे और एक अपने शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को भी वोट करेंगे। और ऐसा ही मुस्लिम लोगों को भी ड्वेल वोट पावर प्राप्त हो गया था। वो उन्होंने विड्रॉ करवाया अनशन करके, उसको कहते पूना पैक्ट 1932 में जो हुआ, 24 सितंबर 1932। वो घटना घटी, कोई बात नहीं, वो भी लोगों ने, भारत के लोगों ने, जब वो एडजस्टमेंट ही हो गई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, खास करके अम्बेडकर और गांधी के बीच में एडजस्टमेंट हो गई। गांधी जी ने कहा कि उसके एवज में हम आपको ज़्यादा सीटें दे देंगे, उसमें कम सीटें मिल रही थी, हम ज़्यादा सीटें दे देंगे, लेकिन उनको चुनने का अधिकार जनरल आदमी को भी होना चाहिए। नॉर्मली आज वही हो रहा है कि वो जनरल ही लोग शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को चुनते हैं, तो शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या उतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो अपना सही प्रतिनिधि चुन करके भेजे, तो उनका जो टट्टू होता है उसको चुन के भेजते हैं। जब ये संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए, सब लोगों ने अपने अपनी ताकत लगाई और लोग चुन करके गए। चुने हुए लोक प्रतिनिधियों का मन जीत कर ये लोग चुन करके गए, जैसे राज्यसभा में जाते हैं। संविधान सभा गठित हो गई। संविधान सभा गठित होने के बाद जब पहले दिन उसकी बैठक हुई तो उसमें मुस्लिम लीग के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बहिष्कार किया पहली सभा में। तो जो लोग सदन में बैठे हुए थे उसमें से कुछ समझदार लोग थे, कह रहे थे कि भाई हम एक राष्ट्र है, हम एक साथ साथ रहते हैं, हम एक देश है, हमारे ही देश के कुछ प्रतिनिधि जो इस सदन में होने चाहिए वो है ही नहीं, तो इसकी प्रोसीडिंग कैसे चलेगी। तो मिस्टर जयकर और कुछ कुछ ऐसे विद्वान थे जो कुछ कांग्रेस पार्टी में भी थे, लेकिन वो भी सोचते थे कि यार ये गलत है, मुस्लिम लीग के लोगों को आना चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए। तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने भी भाग लिया, लोगों को उन्होंने समझाया। वो राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको इनवाइट किया बोलने के लिए, जब वो बहुत बहस चल रही थी और उस बहस से कैसे बाहर निकले कि भाई ये सदन बिना मुस्लिम लीग की उपस्थिति के चलाना है या नहीं चलाना। ये बहस जब ज़्यादा छिड़ गई, ऐसे जंक्चर पर डॉक्टर अम्बेडकर को राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि आप बोलिए, और तब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको बात समझाई, जो लोग उस सदन में थे, विद्वत लोग थे, कि एक राष्ट्र बनाने के लिए हम अगर इस राष्ट्र के कुछ समुदाय के लोगों को दरकिनार कर देंगे तो फिर हम राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। हाँ, हमारे विचारों में मतभेद हो सकते हैं, हमारे मुद्दों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर हमको एक राष्ट्र के रूप में अगर जीना है तो हम सब लोगों को मिल करके एक सहभागी प्रक्रिया से, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजरना होगा, तब जा करके हम एक राष्ट्र
बन सकते हैं, इसलिए उनको ज़रूर इस सदन में आना चाहिए। फिर उनकी बात को स्वीकार करते हुए कार्रवाई को रोक दिया गया और ये तय किया गया कि उनसे बातचीत करके, जो बड़ी पार्टी वाले हैं कांग्रेस के लोग, उन्होंने मुस्लिम लीग से बातचीत करके उनको कन्विंस करके सदन में लाना चाहिए। ये प्रोसेस चल ही रही थी तो इधर को जीना की जो ये कहो कि जो सोच बनी थी, या उनके साथ मुस्लिम लीग उनके नेतृत्व में जो सोच बना रही थी कि भाई अगर आप हमको इक्वल ट्रीटमेंट इधर नहीं दे रहे, हमारा प्रतिनिधित्व सही से यहाँ सिक्योर नहीं कर रहे गवर्नेंस में, तो फिर हमको अलग देश दे दो। तो पाकिस्तान की कल्पना बन चुकी थी और वो उसकी मांग बार बार उठ रही थी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो ना हुए, अलग ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही कुछ ऐसे भी लोग थे, वो ये सोचते थे कि यार इनका अलग कर दो ताकि ये हमको झंझट ना रहे इनके साथ बातचीत करने का। तो ऐसे भी कुछ लोग थे जो खुद ही कांग्रेस के अंदर थे और वो चाहते थे कि पाकिस्तान अलग हो जाए। इसमें सबसे ज़्यादा इसको बढ़ावा देना और पाकिस्तान को बनाने की जो सोच थी, ये कांग्रेस में उस समय जो आरएसएस के लोग घुसे हुए थे, उन लोगों ने इस सोच को ज़्यादा आगे बढ़ाया। डॉक्टर अंबेडकर जिधर से चुन करके आए हैं वो इलाका भी पाकिस्तान को दे दो, ये सोच बनाई। जबकि भारत पाकिस्तान बनाने का जो फार्मूला था वो ये था कि भाई जिधर 80% मुस्लिम पॉपुलेशन होगी वो पाकिस्तान में जाएगा और 20% पॉपुलेशन जहाँ मुस्लिम की होगी वो इधर को रहेगा। जिधर हिंदुओं का ज़्यादा पॉपुलेशन है 80%, वो भारत में रहेगा और जिधर 80% मुस्लिम है वो उधर को जाएगा, कॉर्नर कॉर्नर का जो एरिया था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उस इलाके से चुन करके आए थे इंटरेस्टिंगली, जहाँ पर हिंदुओं की पॉपुलेशन 80% थी। तब भी इन लोगों ने वो इलाका पाकिस्तान को दे दिया। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर उधर से चुन के आए तो उनकी मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी संविधान सभा की, और जीना और उनकी मुस्लिम लीग वो तो अलग कर ही दी उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ा जो पॉलिटिकल जो है षड्यंत्र संविधान निर्मित की प्रक्रिया में आपको देखने को मिलता है। लेकिन हुआ यूं, जब उन्होंने ये रणनीति सोची कि भारत पाकिस्तान अलग कर दो, 46 में बनी संविधान सभा और 47 में भारत पाकिस्तान हो गया, क्योंकि वो काम ही उसका मार्च अप्रैल में शुरू हो गया था और फिर 3-3 महीने बाद एक सेशन होता था। तो ऐसा करते करते जो है वो 47 में भारत पाकिस्तान अलग ही हो गया। मुस्लिम लीग के लोग कुछ समय के लिए पार्टिसिपेट भी किए बिगिनिंग में, कुछ लोग, लेकिन जब वो अलग ही हो गया तो फिर वो उधर को चले गए। 15 अगस्त 1947 को इधर हम भारत और उधर पाकिस्तान हो गया। तो इसमें ब्रिटिश भी कम नहीं थे, डिप्लोमेसी तो कर ही रहे थे। उनको भी था कि भाई ज़्यादा बड़ी ताकत वाला देश रहेगा तो कल को हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो डिवाइड हो जाए तो अच्छी ही बात है, हम इनसे भी डील करेंगे और उनसे भी डील करेंगे अलग से। तो कोई भी आदमी डिप्लोमेटिकली दूसरों के ऊपर हुक्म करना चाहता है, तो दूसरों को लूटना चाहता है, तो वैसे ही सोचेगा। तो वो भी तेल पेट्रोल डाल रहा था उस आग में। और यहाँ के भी जो मतलब एक शैतानी सोच के जो लोग हैं, वो भी ऐसा ही सोच रहे थे कि इनको तोड़ ताड़ कर दो तो हम अपना आराम से इधर को शासन करेंगे, वो उधर को अपना देख लेंगे। ये सोच में संविधान सभा बनने के बाद भारत पाकिस्तान अलग हो गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट भारत के संविधान निर्मित के प्रोसेस में है। एक तरफ संविधान सभा बनी है और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान अलग हो गया और डॉक्टर अंबेडकर उधर चले गए, मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उधर चली गई जहाँ से चुन के आए थे। मतलब ही बिकेम द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो डॉक्टर अंबेडकर रिजाइन फ्रॉम देयर। बोले मैं तो इधर, ज़्यादा लोग मेरे इधर है, मैं, मेरा घर इधर, मैं, मेरी राजनीति इधर, मेरा समाज इधर, मैं पाकिस्तान में जाके क्या करूँगा। लेकिन क्योंकि बहुत सारा हिस्सा पूर्व पाकिस्तान का जो आज बांग्लादेश में है, उसमें शेड्यूल कास्ट का बहुत पॉपुलेशन था जो उधर दे दिया गया। तो इसलिए जोगेंद्रनाथ मंडल, जिनके माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर चुन के आए थे, अंबेडकर ने कहा कि तुम उधर को रहो। तो जोगेंद्रनाथ मंडल ही बिकेम
he remained the member of the Constituent Assembly of Pakistan, and he was the first law minister there, and Dr. Ambedkar first law minister here. देखो, वो भी बैरिस्टर थे जोगेंद्र नाथ मंडल, अंबेडकर भी बैरिस्टर थे, तो उनको बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ही मेंबर थे जोगेंद्र नाथ मंडल, तो उनको उन्होंने कहा कि तुम उधर को रह जाओ, मैं इधर को रह जाता हूँ, क्योंकि उधर के जो अनटचेबल है, कुछ तो तुम उधर रहोगे तो उनके हक अधिकार को प्रोटेक्ट करोगे। जोगिंदर जी ही ने उनको बुलाया था बंगाल के इधर से चुन के भेजने के लिए, उन्होंने कोशिश की सारी, तो इसलिए लोगों ने उनको महाप्राण जोगेंद्र नाथ मंडल, ये उनको लोगों ने पदवी लोगों ने दी। जैसे मतलब ज्योतिबा फुले या गांधी जी को जैसे महात्मा बोलते हैं, तो उनको महाप्राण, बंगाली आदमी महाप्राण जोगेंद्र नाथ मंडल बोलते हैं, मतलब दी ग्रेट सोल है ना। तो वो उधर गए, डॉक्टर अम्बेडकर इधर आए। जब ये हो गया, फिर बहसबाजी शुरू हुई संविधान के अंदर। तो जो सबसे पहला कदम संविधान निर्मिति का जो था, वो था कि संविधान निर्माण करने से पहले संविधान निर्मिति का और संविधान का उद्देश्य क्या, ये तय करना था। उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूवमेंट। तो पहला मूव संविधान सभा में जो हुआ, वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब उद्देश्य का घोषित करना कि इसका उद्देश्य क्या है। और वो कांग्रेस पार्टी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, और उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और वो उन्होंने सदन में रखा। और सदन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सदन के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, और टेम्पररी में तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, लेकिन बाद में परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोथ ऑफ देम दे वर फ्रॉम बिहार, है ना। इंटरेस्टिंग आपके लिए तो दोनों भी, सच्चिदानंद सिन्हा के नाम से आज भी बहुत सारी चीजें वहाँ पर पटना में उपलब्ध है। दोनों भी बहुत लीगल एरिया के लुमिनरी आदमी थे। तो उन्होंने जब ये मुंह चली, कई लोगों को वो जो नेहरू ने बनाया कि देश के संविधान का उद्देश्य क्या हो, जिसको आज हम प्रियम्बल कहते हैं, वो फ्रेम करने की वो प्रोसेस थी कि उसी के लाइट में फिर प्रावधान बनाने थे, अलग अलग धाराएं, और जिसको हम अनुच्छेद कहते हैं, वो बनाना था। वो उन्होंने रखा। तो उसमें ये वादा उसमें आया कि हम यहाँ पर एक समाजवादी गणतंत्र बनाएंगे, और यहाँ के लोगों के साथ न्याय करेंगे, यहाँ समता का शासन होगा, यहाँ बंधुभाव होगा। ये वादे उसके अंदर थे। अभी जो दिखता है वैसा नहीं था, वो बहुत लंबा सा 2 पेज का एक ड्राफ्ट था। तो वो पैराग्राफ टाइप का था, प्रोज जैसा, जो बाद में डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरपर्सन बने, उन्होंने उसको रीड्राफ्ट किया। जो आज हम देखते हैं वो उन्होंने लिखा हुआ है। वो जो आज हम प्रियम्बल देखते हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का रिफाइंड वर्जन फॉर्म है जो अम्बेडकर ने बनाया। हाँ, बनाया। तो वो जब रखा और उसके ऊपर लोगों ने अपने मंतव्य रखे, और कई लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते थे कि भाई इसकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इसकी डेमोक्रेसी कौन से फॉर्म की होगी। तो वो चलते चलते बहस छिड़ गई। कई लोगों ने इसका विरोध किया, कई लोगों ने इसका समर्थन किया। लेकिन उसमें जब क्लियर चेयरपर्सन को समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो चेयरपर्सन ने डॉक्टर अम्बेडकर को, जो उनका शेड्यूल टाइम था, वो डेट में ना बुला करके प्रीवियस डेट में ही उनको, जिस दिन उनको लगा कि बहस बहुत एक निर्णायक मोड़ तक पहुंच गई है, उस समय उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को कहा कि आप बोलिए। तो उनके लिए वो सरप्राइज था कि उनका तो कल शेड्यूल था भाषण, उनको आज ही उन्होंने कहा कि आप बोलो और 10 मिनट में अपनी बात खत्म करो। ये भाषण एज इट इज ओरिजिनल आवाज में डॉक्टर अम्बेडकर के, गूगल में आप टाइप करोगे तो ये भाषण उपलब्ध है उनकी आवाज़ में, ओरिजिनल डॉक्टर अम्बेडकर की आवाज़ में। वो हमारी पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी होती है उसके द्वारा वो रिलीज की हुई वो ऑडियो है। तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा शुरू करते समय ही कि इस सदन में हम जो लोग बैठे हुए हैं और इसको सुन रहे, जो नेहरू जी ने प्रेजेंट किया, मुझे बहुत आश्चर्य और निराशा हुई कि नेहरू जी एक बहुत ख्यातनाम समाजवादी है। तो उन्होंने समाजवाद की बात तो इसके प्रारंभ में की, लेकिन वो समाजवाद इस देश में, जिस देश में
सारी जमीन संपत्ति जो है जमींदारों की और राजे रजवाड़ों की है, उस देश में ये समाजवाद कैसे लागू करेंगे इसका कोई भी संकेत या प्रस्ताव इसमें नहीं है। तो मुझे इसकी निराशा हुई। वो ऐसा शुरू करते अपना भाषण। मतलब उस समय नेहरू का स्टेज इतना ऊपर हो गया था एज ए प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, कि सारे लोग नेहरू को बहुत विद्वान समझते थे। ऐसी सिचुएशन में नेहरू के किसी ड्राफ्ट का या किसी का क्रिटिसिज्म करना एक बहुत बड़ा जोखिम वाला और एक बहुत बड़ा और काम था जो डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू किया। तो पहले तो जैसे उन्होंने ये कहा कि हमें निराशा हुई तो लोग कान खड़े हो गए, भी कैसे निराशा हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ये वादा कर रहे हो कि इस देश में समाजवाद होगा, सोशलिज्म होगा, तो फिर इस वादे के साथ आपको इस देश की जो संपत्ति है, पहले वो राष्ट्र की संपत्ति है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। जमींदारों की वो संपत्ति अब नहीं रही। देश की जमीन तो जमींदारों की थी, तो पहले तो ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जितनी अब ये भारत में जमीन है वो सब लोगों की है, किसी एक की बपोती नहीं है। और जमीन जिनके पास खेती करने के लिए है वो जीवन यापन के लिए है, तो जितना जीवन यापन के लिए जरूरी है उतनी उसके पास होनी चाहिए, एक्स्ट्रा उसके पास नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में इंसानों के बीच में जो झगड़े खड़े हुए वो संपत्ति की वजह से हुए। जिसके पास ज्यादा संपत्ति उसको ज्यादा चर्बी और ज्यादा गुर्मी उसके अंदर आती है, गुरूर उसके अंदर आता है, और फिर वो दूसरों को आंख दिखाता है, दूसरों को मारता है, दूसरों को पीटता है, दूसरों को दबाता है। ये कहाँ से आता है? संपत्ति ज्यादा अर्जन करने से इंसान के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा होती है। ये कार्ल मार्क्स ने भी लिखा, कई लोगों ने लिखा, बुद्ध ने लिखा, इवन आप कुरान में भी है कि भी ज्यादा करोगे संपत्ति तो वेलफेयर में लगाओ, जकात दो, करो जितना करना है, लेकिन फिर उसके अनुपात में तुम जकात भी दो, वेलफेयर के लिए भी पैसा तुम दो। ये कंसेप्ट उस समय स्थापित थी, सबको अंडरस्टैंडिंग थी कि ज्यादा किसी के पास नाजायज अगर संपत्ति किसी के पास है तो वो आदमी दूसरों लोगों को दबाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये जो संपत्ति है इसका क्या होगा, ये नेहरू ने बताना चाहिए था। उन्होंने नहीं बताया, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमें संविधान बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले ये चीज करना चाहिए, नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड, नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री। ये तीन चीज करेंगे तब ना हम समाजवादी हो करके लोगों को कुछ वेलफेयर करने के लिए प्रस्ताव करेंगे। जब सरकार के पास कुछ है ही नहीं तो सरकार देगी क्या? गरीब आदमी उसके पास घर नहीं तो जमीन पे तो घर बनेगा। तो सरकार कहेगा कि ये जमीन है हमारी सरकारी जमीन, तुम यहां पर बनाओ मकान, और मकान बनाने के लिए हम आपको मटेरियल दे रहे हैं तो आप ये बनाओ, या आप मटेरियल अपना आपका है तो बनाओ, ये जमीन आपके लिए है। तो या लोगों को वही काम करने के लिए काम नहीं है तो आओ ये फैक्ट्री है यहाँ पे काम करो, ये तुम्हें काम नहीं मिला, क्या काम आता है? किसानी काम आता है, तो ये जमीन खाली पड़ी हो इसको जोतो। तो इस प्रकार से आप कर पाओगे अगर उसके ऊपर राज्य का, स्टेट का अगर हक है, स्टेट की मालकियत है, तो स्टेट उसको ये कर सकता है। तो मैं ये प्रस्ताव कर रहा हूं कि हमको ये चीज करनी चाहिए कि नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड, नेशनलाइजेशन। आज की तारीख में जो भी जमीन है इस देश में, ये इसका हम टैक्स पे करते हैं। ये जमीन है किसकी? ये स्टेट की है। हमारे घर का भी हम टैक्स देते हैं, हमारी खेती का भी हम टैक्स देते हैं। इसका मतलब वो जमीन है किसकी? वो स्टेट की है। हम लोगों को यूज करने के लिए दे रखा है, हमारे नाम पे उसका पट्टा है, हमारे नाम पे वो दर्ज है कि हाँ ये इसको ये यूज करते हैं, और वो यूज करने के एवज में वो टैक्स देते हैं। ये सिस्टम जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां पर बताया, वो तब लोग कान खड़े हो गए। फिर आगे जा करके उन्होंने बताया कि ये कैसे बनना चाहिए, इसकी प्रक्रिया क्या हो। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भाषण, अगर सुनोगे तो। वो भाषण 10 मिनट उन्होंने डिक्लेयर किए थे कि 10 मिनट में अपनी बात कह देना। वो बात करते करते 20 मिनट कब हो गए पता ही नहीं चला, और जो सदन के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनको पता ही नहीं चला, वो भी ध्यान दे के सुनने लगे, वो सदन के सदस्य भी ध्यान दे के सुनने लगे, और बीच बीच में तालियां बजने लगी। तो उस भाषण से डॉक्टर अंबेडकर उस सदन में एक पॉपुलर विद्वत व्यक्ति सिद्ध हो गए। ये वो कारण है जिसकी वजह से आगे चल के उस सदन ने और कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया।
ये प्रश्न हमेशा लोगों को होता है कि भाई कैसे बन गए। नहीं, लोग कहते कोई गांधी जी ने बनाया। भाई गांधी जी तो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे, तो गांधी जी कहाँ से बनाते हैं? चलो ठीक है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर उन्हीं की हुकूमत थी, वो जैसा बोलते थे वैसे कांग्रेस पार्टी करती थी। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के वो घोर विरोधी थे डॉक्टर अंबेडकर, वो कांग्रेस पार्टी क्यों उनको इतनी बड़ी अथॉरिटी देती लिखने का? तो ये तो जब डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण दिया तो वो पब्लिक फेमस हुए, और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान होगा वो मेंबर ही खत्म हो गए। तो कांग्रेस पार्टी ने उनको बनाया, पहली ये बात गलत है। डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी के लोगों ने संविधान सभा से बाहर कर दिया, ये सच्चाई है। पहले तो जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो महाराष्ट्र से उन्होंने हराया डॉक्टर अंबेडकर को, और उन्होंने एवरीथिंग दैट वाज पॉसिबल फॉर देम टू मेक हिम डिफीट हिम, वो उन्होंने सब कुछ किया कि अंबेडकर हार जाए, संविधान सभा में ना आए। ये तो पहले ही कर चुके थे। अब जब चुन के आ ही गए और उसमें भी उन्होंने इतना जबरदस्त अपना प्रेजेंस दर्ज कर दिया तो उनको परेशानी हो गई, तो उन्होंने भारत पाकिस्तान कर दिया। तो ये करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर के समझ में आया कि ये लोग ये सोच रहे हैं कि इनकी संविधान सभा में मैंने नहीं होना चाहिए, तो इसने उन्होंने पाकिस्तान वाला इस्तीफा दे दिया, और उधर उन्होंने बात मीडिया के थ्रू पहुंचाई। लंदन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत आपने कहा था कि सर्वसम्मति से संविधान बनना चाहिए, और अब इन लोगों ने मुझे वहां से आउट कर दिया, तो ये सर्वसहमति कैसे बनेगी? पब्लिक में उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया कि बगैर फिर हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों के सहमति से अगर इस देश में कोई संविधान बनेगा हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्कीम को मैं रिजेक्ट करते हैं। फिर ये बातें उधर पहुंच गई और वो चाह रहे थे कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए देश को स्वतंत्रता बहाल करने का। तो फिर वहां ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने नेहरू को फोन करके बताया कि भाई तुम क्या अंबेडकर को हटा दिए वहां से, तुम उनको लाओ चुन करके। फिर वो जब उनको उधर से ट्रंक कॉल और उधर से चिट्ठी आई नेहरू के पास, डॉक्टर अंबेडकर चुन के लाओ। अब वो चिट्ठी कहीं दिखती नहीं है, मैं बहुत खोजा वो चिट्ठी, लेकिन उस चिट्ठी का दूसरा रूप जरूर मिलता है। वो क्या मिलता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महाराष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर, उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, प्रांतीय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बीजी खैर को उन्होंने एक खत लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर वाज द ऑनरेबल मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड दिस हाउस हैज benefited a lot from his intellectual contribution in making of the constitution and running the proceedings of the house. So therefore you are requested to get Dr. Ambedkar elected from Maharashtra, from your state, and send him back to this house. ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऑफिशियल लेटर बीजी खैर को लिखा। बीजी खैर ने जयकर को कहा कि तुम इस्तीफा दे दो। वो बॉम्बे से चुन करके आए थे, जयकर का इस्तीफा लिया गया, वहां वैकेंसी की गई और डॉक्टर अंबेडकर को बिन विरोध जो है अनअपोज्ड संविधान सभा में दोबारा चुन के लाया गया। ये प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस से डॉक्टर अंबेडकर दोबारा संविधान सभा में आए। और फिर जब वो आए तो पहले जो उन्होंने मामला खड़ा किया था कि हमारी सहमति के बगैर तुम अगर संविधान बनाओगे तो हम उसको मान्यता नहीं देंगे, तो उनको ये ध्यान में आया भाई इनकी सहमति क्या इन्हीं से लिखवा लो ताकि झमेला ही नहीं हो जाए। तो इन्होंने उस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया ताकि ये कोई विवाद खड़ा ना करे और ये जो स्वतंत्रता बहाल करने की जो प्रक्रिया चल रही है ब्रिटिश के माध्यम से, इसमें कोई जो है विघ्न ना आए। इसके लिए मैं समझता हूं कि वो जो लेटर है राजेंद्र प्रसाद का बीजे खैर, उसको अगर हम इंटरप्रेट करेंगे और उसके बाद इनका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बन जाने की जो प्रक्रिया है वो इससे जुटी हुई है कि अगर वो खुद उसमें लिखने में शामिल हो जाएंगे तो वो अपनी ही जो है चीज़ जो उनको सदन में पारित करनी पड़ेगी। वहाँ तो कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी थी, कुछ भी लिख ले डॉक्टर अंबेडकर, पारित तो सदन में होना है, तो लिखने का काम भी करेंगे, मेहनत इनको करनी भी नहीं पड़ेगी। और दर्ज तो कांग्रेस पार्टी के नाम पे था ही स्वतंत्रता, कि कांग्रेस की वजह से स्वतंत्रता आई, तो और इनको क्या चाहिए था? वो तो पब्लिक मान गई थी कि कांग्रेस की वजह से स्वतंत्रता भारत में आई। पब्लिक को क्या पता है कि ब्रिटिश की कमजोर होने से भारत में स्वतंत्रता आई, ये तो पब्लिक सोचती नहीं है। नहीं तो ये वो किसी उनके अधीन राज्य की क्या औकात थी किसी देश की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से भगा दे।
मतलब खुद उन्होंने सोचा कि अभी इससे आगे हमसे ये चलेगा नहीं, उनके पास इतना मैन पावर था नहीं, उधर जा करके उन लोगों को कन्विंस करके, उन डिप्लोमेटिक डायलॉग करके उनको अपने नॉलेज और अपने प्रशासन के प्रभाव में ला करके उनके ऊपर रूल करे, ये उनकी कैपेसिटी रही नहीं, क्योंकि एजुकेशन सारी दुनिया में फैल गया, इंटेलेक्चुअलिटी फैल गई, क्वेश्चनिंग फैल गई। अब इसको कैसे वो रिजॉल्व करते? और बेसिक तो ये कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो तो तुम्हारा हम क्यों सुनेंगे, फिर तुम कितने भी नॉलेजेबल हो तुम हमारे प्रतिनिधि नहीं हो सकते। ये तो बेसिक बात फैल गई सब जगह पर, तो उनको कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए उन्होंने जो मैकेनिज्म बनाया वो डिले हो जाता। अगर डॉक्टर अंबेडकर ओपनली उस हाउस में कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव को अगर आर्ग्यू करते, उसको रिजेक्ट करते, प्रोसेस बढ़ जाती। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाओ। वैसे लर्नेड आदमी थे, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्कॉलर थे, सारी प्रोसेस थी और उनकी बातचीत, उनका लहजा सब लोगों को साथ में लेके चलने का था। तो इनको लगता था कि उनकी इंटेलेक्चुअलिटी से हम फायदा भी हो जाएगा। उस लेवल का आदमी उनके पास भी नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन चुने गए और उसका कामकाज प्रारंभ हुआ। तो जब उनको पहले ये लगता था कि शायद मुझे इसमें भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा, तो उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने उनको एक काम दिया था कि आप जो संविधान बनेगा उसमें हमारे हक अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे, मतलब सबके बराबर, सबको बराबर कैसे दर्जा दिया जाएगा, इसके लिए आपको एक प्रस्ताव तैयार करना चाहिए। तो उन्होंने वो तैयार किया था। वो वॉल्यूम 1 जो है डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस में, उसमें उस किताब में एक उसका पार्ट है, चैप्टर है, जिसका नाम है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़। उसका टाइटल ये है, स्टेट एंड माइनॉरिटीज़, कि स्टेट जब हम बनाने जा रहे हैं, राज्य स्थापित कर रहे हैं हम अपना गणराज्य, तो उसमें माइनॉरिटीज़ को कैसे आप ध्यान में रखेंगे, उसके साथ कैसे बराबरी का व्यवहार होगा, उसके लिए उन्होंने बहुत विस्तार से एक प्रारूप तैयार किया था। वो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी ओर से संविधान कैसे होना चाहिए उसका वो प्रस्ताव था। तो जब वो खुद चेयरपर्सन हो गए तो उन्होंने बनाई हुई चीज़ तो वो खुद वहाँ नहीं रख सकते, तो फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों ने उसको जमा किया। तो उसका बहुत डोमिनेंट रोल है उस ड्राफ्ट का, जो भारत का संविधान बना है उसका प्रारूप तय करने में। और उसमें जो डोमिनेंट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ऑफ नेशनलाइजेशन है, कि अगर राज्य को हम एक न्यायिक राज्य, एक सब लोगों के साथ न्याय करने वाला, जस्टिस डिलीवर करने वाला राज्य बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको यहाँ की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। ये उसमें प्रस्ताव था। तो वो बहुत हद तक वो स्वीकृत हो गया। एक हेवी इंडस्ट्री सरकार के पास रही, और दूसरा नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो नहीं हुआ, लेकिन लैंड सीलिंग एक्ट आया। वो वहाँ पास तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में फिर लैंड सीलिंग एक्ट आया। जब वो लॉ मिनिस्टर बने, उस प्रोसेस में उन्होंने उसको फैसिलिटेट किया। और हमारे देश में अभी लैंड सीलिंग एक्ट है कि एक आदमी एक लिमिट से ज़्यादा ज़मीन अपने पास नहीं रख सकता। तो उस हिसाब से जो वादा है हमारे संविधान के प्रियम्बल में, उसमें सबसे पहला वादा क्या है? वो है न्याय का। और न्याय कैसे होगा? न्याय, सबसे बड़ा न्याय होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल होगी, लिबर्टी। तो दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल भी कैसे लिबर्टी बहाल करोगे, कैसे न्याय करोगे? तो थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, सबके साथ समान न्याय होगा और सबकी स्वतंत्रता समान रूप से बहाल होगी। तो थर्ड एलिमेंट जो है उसमें वादे में, पहला है जस्टिस, फिर लिबर्टी, इक्वालिटी, और ये हो रहा है न्याय सबके साथ। तो ये तब बरकरार रहेगा कि लोगों के बीच में अगर भाईचारा होगा, अपनत्व की भावना होगी, हम एक देश के एक नागरिक है, ऐसी भावना रहेगी, तब ये होते हुए सब लोग पसंद करेंगे। और नहीं तो ये सैद्धांतिक रूप से तो सही है सिद्धांत न्याय का, स्वतंत्रता का, एकता, समता का, लेकिन जो आदमी अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझता है, अपने आप को बड़ा समझता है और दूसरे को नीच समझता है, उसको तो ये पसंद नहीं आता ना समता।
तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो इसलिए उसको उसके जहन में ये चीज उतारनी पड़ेगी कि अगर हमको एक राष्ट्र के रूप में जीवन जीना है तो हमें दूसरों को समान रूप से नागरिक स्वीकार करना होगा और समता का सिद्धांत अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। ये फिलॉसफी संविधान के प्रेम्बल में डाल दी गई और आज उसके ऊपर इतनी देश में चर्चा है और इतना उसका प्रमोशन हो रहा है कि वो हर पाठ्यक्रम की किताब का पहला पन्ना संविधान की प्रेम्बल ही है, प्रस्तावना ही है कि लोग पहले इस चीज को स्वीकार कर ले कि हम समान हैं। समानता स्थापित, वैसे नेचुरली कोई काला, कोई गोरा, कोई नाटा, कोई पतला, कोई मोटा, ये तो होते ही है, समान तो होते नहीं इंसान, लेकिन भावना, अंदर की भावना, एक मनुष्य की भावना, इंसानियत की भावना, उस भावना के आधार पर हम सब लोग समान हैं, इसको तो स्वीकार करो। तो इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको वहां पर रखा और लोगों के जहन में वहां उतारा और उनकी जिम्मेदारी लगे तुम आगे इसको फैलाओ। हम भारत के लोग इसको स्वीकार करते हैं, बार बार कहेंगे तो धीरे 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 प्रचलन में और हमारे व्यवहार में वो चीज़ आएगी, तब जाके ये टकराव, रक्तपात खत्म होगा। और उसको करने के लिए क्या है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता कैसे बरकरार रहेगी? जब व्यक्ति की गरिमा बरकरार रहेगी तो वो राष्ट्र में सुरक्षित महसूस करेगा, तब जाकर के वो दूसरों के साथ एक जैसा जुटेगा। हाँ, दूसरे लोग मुझे अपने जैसा समझते हैं, मुझे बेइज्जत नहीं करते, तो इस राष्ट्र का अपने आप को मानेगा, नहीं तो ये देश में क्यों रहेगा, वो ये देश छोड़ के दूसरी जगह चले जाएगा। इसका मतलब व्यक्ति की गरिमा मूल चीज है संविधान में, व्यक्ति की इंडिविजुअल डिग्निटी। If individual dignity is protected, and how we will protect that? Through the principle of justice, through the principle of liberty, through the principle of equality, through the principle of fraternity, you will protect individual dignity. And if individual dignity is protected, that individual will feel at par with the others, and that will create the feeling of we, the people of India, and that will protect, that will keep the nation integrated, and that will maintain the unity of the nation. That's how it has been designed. That is the background of the designing the preamble of the Constitution of India. If that is accepted, then whole articles of the Constitution, the whole structure of the Constitution then would be accepted. And you will see in the Constitution of India, if you divide the Constitution broadly, the first part is about the creation of the state and its machinery. And the first word in the Indian Constitution that was passed in the Constituent Assembly was India, that is Bharat, not Hindustan. इंडिया हिंदुस्तान नहीं है। चाहे उर्दू ज़बान में बोलो, असरार असरार ही होता है। असरार उर्दू ज़बान में बोलने से फसरार नहीं होता। तो भारत जो है वो इंडिया है, एंड इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान शब्द का जो फोनेटिकल मीनिंग है, भावार्थ जो है, वो ऐसा आता है जैसे ये हिंदुओं का देश है, इधर दूसरे लोग नहीं रहते, केवल हिंदू रहते हैं। इसलिए इसके ऊपर बहुत बहस हुई और ये शब्द वहां पर तय किया गया कि नहीं, हम हिंदुस्तान, इसके आगे हम नहीं कहेंगे, इसको हम भारत कहेंगे और अंग्रेजी में उसको इंडिया कहेंगे। तो इंडिया दैट इज भारत, ये देश का नाम तय हुआ। ये सबसे पहला रेजोल्यूशन था संविधान सभा में, एंड दैट इज आर्टिकल 1। इट रीड्स लाइक दिस, इंडिया दैट इज भारत। और फिर जो स्टेट की मशीनरी बनती है, फिर नागरिकों के हक अधिकार, दैट फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड देन द क्रिएशन ऑफ द स्टेट, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, उनके पावर, एंड विद स्पेशल प्रोविजंस फॉर द बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल्स एंड एनेक्चर्स एंड अपेंडिसेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार से उसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया। तो मूल उसका जो है, जिसके ऊपर वो सारा दारोमदार खड़ा है, जिसकी वजह से संविधान को लोग मानते हैं, वो नागरिकों के अधिकार है। और उन अधिकारों के अलावा भी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कमजोर लोग वर्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। स्टेट जब रिसोर्स एलोकेशन करेगा, स्टेट जब अपनी स्कीमें बनाएगा, तो वो ध्यान रखेगा कि बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, कमजोर, हाशिए पे रहने वाले लोग, उनके लिए स्पेशल नीति बनाए, मजदूरों के लिए अलग से बनाए, किसानों के लिए अलग से बनाए, इवन प्राणियों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए स्टेट ने पॉलिसी बनानी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। और वो जो सपना हम भारत के लोग मिल करके देखते हैं, वो अगर मूल रूप से आपको देखा जाए तो वो संविधान की प्रस्तावना और उसका चैप्टर पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बाकी तो सब टेक्निकल उसका हिस्सा है। ये चीज़ें पारित होने में देर लग गई और उसमें लोगों का एक मत बनाया गया।
बाकी टेक्निकल रूल्स है कि जुडिशरी के रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है, प्रोसीजर क्या है, तो मंत्रिपरिषद कैसे बनेगी, किस चीज़ का कितना कार्यकाल होगा, लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा, राष्ट्रपति का रोल क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे नियुक्त किया जाएगा, जस्टिस कैसे नियुक्त किए जाएंगे, ये सब टेक्निकल चीज़ है। लेकिन मूल रूप से अगर आपने मान लिया कि ये अधिकार है, ये सिद्धांत है, ये हमारे मूल्य है, तो ये हमारे मूल्य है। कौन से? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, इंडिविजुअल डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये ही भारत का संविधान है। इस पे एक मत हो गया तो बाकी सारी चीज के ऊपर, उसको कहते हैं उद्देश्य का। उद्देश्य मान लिया तो उसके लिए पद्धति और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स, वो जो उसके लिए सुटेबल है वो मान लिया जाएगा। ऐसा करके वो सहमति बनाई गई। एक एक मुद्दा, एक एक उसका पैरा, एक कामा, मात्रा, फुल स्टॉप भी वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन सभा ने, संविधान सभा ने पढ़ा, सब ने उसको सुना, सब लोगों ने उसको हाँ भरी उसके अंदर कि यस वी एग्री, वी रिजेक्ट दिस, वी एक्सेप्ट दिस, सब वोटों के आधार पर करके, कभी कभी ध्वनि मत से, सर्वानुमति से, कभी कभी बाइफर्केशन ऑफ वोट से उसको पारित कर दिया गया। और आज की तारीख में वो हमारे देश का संविधान, हमारा कानून, हमारा आयन है, और उसी के आधार पर हमारा देश आज की तारीख में चल रहा है। जैसे भी हम लोग हैं, छोटे विचार के, बड़े विचार के, है ना, कोई वर्चस्ववादी, कोई लोकवादी, इस प्रकार के सारे भांति भांति के लोग हमारे देश में हैं। लेकिन यही वो संविधान है जो हम लोगों की सहमति बना करके हमारे देश को, राष्ट्र को चला रहा है, रक्तपात को रोकने की कोशिश कर रहा है। जहाँ रक्तपात हो रहा है, इसका मतलब हम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो रक्तपात हो रहा है, किसी का भेदभाव हो रहा है तो संविधान को नहीं मान रहे, इसलिए वो भेदभाव हो रहा है। इस प्रकार से ये दस्तावेज है, और इसको पढ़ना, इसको समझना ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर इसकी हमारे पास सही समझ नहीं है तो दूसरा वाला हमको जो समझा देगा, है ना, चाहे वो गलत भी समझा रहा हो, लोग समझ जाएंगे, है ना। तो इसलिए अब जब आपको मौका है तो आपको खुद उसको पढ़ना चाहिए। जैसा कुरान में लिखा है, इकरा, पढ़, क्योंकि ये तेरा हक है। तो हक तो तुझे तब पता चलेगा, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब तू पढ़ेगा। तो जैसे उसमें एक प्रोसीजर दी थी धर्म ग्रंथ में कि कैसे समाज चलना चाहिए आधुनिक काल में, ये संविधान जो राजनीतिक रूप से पारित हुए वो धर्म ग्रंथ के अनुसार ही एक मार्गदर्शन है। क्योंकि पहले धर्म के पास लोगों को पनिश करने का भी अधिकार था, अब वो पनिश करने का नहीं है, मॉरलिटी देने का ही दायरा धर्म के पास है, और पनिश करने का जो दायरा है वो अब कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट के पास। तो अब दो एंटिटी क्रिएट हो गई। पूर्व के समाज में धर्म ही सब कुछ चलाता था, और मॉडर्न आधुनिक समाज में धर्म और देश का संविधान दोनों मिलकर समाज को बैलेंस करके, दो पहिए हैं समाज के गाड़ी के। तो एक तरफ से नैतिकता जो हमको धर्म समझाता है, इंसान को स्टेबल करता है, व्यवस्थित रखता है, और अगर झमेला खड़ा हुआ तो संविधान। जब तक सही चल रहा है, नैतिकता के आधार पर चल रहा है, धर्म के आधार पर काम चल रहा है, और नहीं चल रहा है तो फिर कानून से चलेगा, फिर डंडे से चलेगा, पनिशमेंट से चलेगा। तो उसके लिए स्टेट की मशीनरी बनाई गई। इस प्रकार से हमको भारतीय संविधान को समझना चाहिए, और इसकी प्रासंगिकता को समझना चाहिए, इसकी आवश्यकता को हमको समझना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको समझे और दूसरों को हम समझाएं, ताकि कोई लोग इससे हट कर के कोई काम कर रहे होंगे, दायरे से जाकर काम कर रहे होंगे, हम उनको रोक पाए, उनको समझ दे सके, और उनको बता दे कि अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो कितना बड़ा जो है विवाद खड़ा हो सकता है, कितनी बड़ी कयामत आ सकती है। ये समझाना हमारा कर्तव्य है, पढ़े लिखे लोगों का, सामान्य आदमी को। धन्यवाद। जब मैं आपको सुन रहा था तो मुझे ख्याल आ रहा था कि भारत जो हमारे देश का नाम है, हमारे मुल्क का नाम है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी जो हमारा भारत का आइन है वो भी बताता है, और जो प्रियम्बल है वो एक्चुअली हमारा ख्वाब है, जैसा कि आपने कहा, सपना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क है, और सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज का, पूरे देश का एक फिलोसफिकल, एक आइडियोलॉजिकल, एक पॉलिटिकल, एक सोशियोलॉजिकल
आइडियोलॉजीज हैं जिसके जिसके थ्रू दर्शन। हम दर्शन बिल्कुल। जिसके थ्रू हम अब चल रहे हैं और चलेंगे यस यस आगे यस तक। यस और यही हमें बहुत ही अच्छी तरह से बताता है कि हमारा जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो कैसा होना चाहिए। तो इसका अगर ब्रीफली अगर बता सकें कि हाँ। क्या रिलेवेंस है अभी इंडियन नहीं, जैसे मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर हमने जो रिजॉल्व किया और संविधान निर्माताओं ने ये भी कहा कि ये पार्ट आप अमेंड कर सकते हैं, ये पार्ट अमेंड नहीं कर सकते, है ना, तो वो बुनियादी चीज़ों को उन्होंने पक्का कर दिया फाउंडेशन के रूप में। और कुछ चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं या प्रक्रियाएं, समाज बदलेगा, साधन बदलेंगे तो कुछ प्रक्रियाएं बदल सकती है, व्यवस्थाएं बदल सकती है, पद्धति बदल सकती है, मकसद नहीं बदल सकता। इंसान के बीच में इंसानियत होनी चाहिए, ये चीज़ तो नहीं बदल सकती। वो एक मानवीय मूल्य है, समता न्याय, ये मानवीय मूल्य है, ये तो नहीं बदलना चाहिए। ये बदलने का अधिकार वर्तमान में जो संसद है या आने वाला जो समाज है उसको नहीं है। ये पहले लोगों ने जीवन अनुभव से सिद्ध कर दिया कि अगर हम शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं और हम प्रगतिमय और प्रॉस्पेरिटी की अगर ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो हम लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और समता, बंधुभाव, इसको स्वीकार करना ही होगा। ये उन्होंने अनुभव से, हजारों हजार लाखों सालों के अनुभव से हमारे पुरखों ने इसको संकल्पित कर दिया है, सबको हमको बता दिया है कि तुम कम से कम ये गलती मत करना, आगे का तुम अपने से करना, लेकिन इतना तुम्हें वैसा ही करना होगा जो पूर्व में पाया गया। नहीं तो फिर ये कहावत है कि अगले को ठोकर पिछला होशियार, है ना, तो अगले को ठोकर और पिछला उससे अगर ज्ञान नहीं लेता तो उसको भी ठोकर। तो हमें ठोकर और हमारे आने वाली सारी जनरेशन को सेम ठोकर नहीं लगनी चाहिए पीछे वाले को। अगर अगले को ठोकर लगी या आगे कुआं या खाई है किसी ने बता दिया तो दूसरा उसमें नहीं गिरना चाहिए भेड़ चाल जैसा। इसलिए पुरखों ने बोला कि मूल बुनियादी सिद्धांत जो है वो हमें नैतिक रूप से स्वीकार करनी चाहिए और आने वाली संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को उसको हस्तांतरित करना चाहिए। उसकी खूबी के साथ, उसकी सुंदरता के साथ, उसकी सजावट के साथ उनके पास वो पहुंचना चाहिए। उसकी क्या फ़ायदा, उसका क्या नुकसान, ये बता के उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये रेलेवेंस है। नहीं तो हम लड़ पड़ेंगे आपस में इस कदर लड़ पड़ेंगे कि दोबारा हम वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान देते समय आखिरी दिन यही कहा था कि मुझे सबसे बुरा जो है सबसे ज़्यादा चिंता होती है और बुरा मुझे तब लगता है जब मैं ये सोचता हूँ कि क्या होगा अगर ये संविधान आगे इन लोगों ने सही से लागू नहीं किया और दोबारा ये लड़ पड़े, दोबारा किसी के गुलाम हो जाएंगे, बाहर के किसी देश के आपस में ही लड़ जाएंगे। तो जब भारत दोबारा गुलाम हो जाएगा तो क्या उसका भारत रहने की और पुनः उससे उभर करके स्वतंत्र होने की ताकत उसके अंदर रहेगी? जब आपस में टकरा जाएंगे तो उनको लगता है कि ये सोच ही, वो कहते ये सोच मुझे हिला देती है, मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। तो ये ऐसा ना हो, इसलिए भारतीय संविधान जो राजनीतिक रूप से पारित किया गया इसको सामाजिक रूप से स्थापित करना चाहिए। देश में राजनीतिक जो स्वतंत्रता आई है, लोकतंत्र आया है, वो सामाजिक लोकतंत्र बन जाना चाहिए। वो उसके माध्यम से आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित होना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर लोगों की विचारधारा एक जैसी हो गई तो लड़ाई झगड़े बाय एंड लार्ज खत्म हो जाएंगे। ये काम है इस पीढ़ी का कि जो राजनीतिक रूप से हमने पारित किया अब वो समाज में पहुंच जाए, समाज को समान रूप से पता चले कि संसद कैसे चलती है, इलेक्शन कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, बजट कैसे बनता है, ये सब सबको पता होना चाहिए ताकि उसमें अगर कोई आदमी घपला करे तो लोगों की नज़र में आ जाए। तो लोगों की नज़र में आएगा तो लोगों की नज़र बहुत होती, लाखों लाखों करोड़ लोगों की नज़र होती है। तो एक अकेला कितना भी अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा, छुपा नहीं पाएगा। और इतने बड़े समाज के नज़र और उसकी शक्ति के सामने उसको झुकना ही पड़ेगा। और उसके मन के अंदर अगर कोई नाजायज़ मंशा है वो समाज के मात्र आँख उठाने से दब जाएगी और समाज व्यवस्थित रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा और वो उन्नति करेगा। इसलिए इसका फैलाव करना बहुत ज़रूरी है, ये उसकी अहमियत है। जी, इस समाज को चलाए रखने के लिए, हमारे समाज को चलाए रखने के लिए और देश को चलाए रखने के लिए
संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इस तरह से, जैसे कि हमने बनाया संविधान को, फिर उसको समझें और फिर उसको चलें। तो संविधान का बनाना एक चीज़ है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे लीडर्स ने इस देश के लिए एक संविधान बनाया है। हम उसको समझें और उस पर चलें। वो मुल्क जो वेस्ट के थे, हम पर हुकूमत करते थे, वो ये समझते थे कि हम संविधान नहीं बना पाएंगे, और हम आज संविधान बना के समझ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी चलते रहेंगे। इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, और शुक्रिया डॉक्टर संजय इंगोले सर को कि वो अपना वक्त निकाल करके हमारे साथ आए और बहुत ही कीमती बातें और बहुत ही गहराई के साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को, उसके रेलेवेंस को, उसके डिफरेंट डिबेट और डिस्कोर्सेज को समझाया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ ड्राविडियंस का, जिन्होंने हमें ये स्टूडियो दिया और हम यहाँ पर उस लेक्चर को रिकॉर्ड कर पाए। हम अपने तमाम साथियों को, तमाम दोस्तों को जो जिनानी लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं गाँवों में, शहरों में, उनका भी शुक्रिया। और रंजीत जो हमारे कैमरामैन हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इसी तरह हमारे लेक्चर से जुड़े रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।